नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए, ईश्वर की आप पर ऐसी ही कृपा बनी रहे। दोस्तों, जब मैंने सीरीज स्टार्ट की है ऋग्वेदिक भारत, उसी पर आधारित ये वीडियो है जो आपको बताएगी कि उस समय की जो सामाजिक अवस्था थी वो कैसी थी, अर्थात सोशल कंडीशंस कैसी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। देखो दोस्तों, जो ऋग्वेदिक काल रहा है, उस ऋग्वेदिक काल में जो सोशल कंडीशंस थी उसके बारे में ऋग्वेद में कुछ बातें बताई गई हैं। ऋग्वेद में एक उच्च स्तर की सुव्यवस्थित सामाजिक स्थिति का संकेत मिलता है। साधारण जनता में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा नहीं थी, लेकिन राजवंशों में बहुविवाह प्रचलित थे। स्त्रियां एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह कभी नहीं करती थी। विवाह एक अटूट बंधन था जिसे कोई भी मानव शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस ऋग्वेदिक काल में विवाह एक पवित्र बंधन के रूप में जो है मान्यता प्राप्त था, और विवाह एक अटूट बंधन, जन्मों जन्मांतर का बंधन माना जाता रहा होगा। अब अगर बात करूं मैं आगे इस विवाह बंधन की, तो विवाह एक अटूट बंधन था जिसे कोई भी मानव शक्ति तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन संतान न होने की विशेष स्थिति में विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी। क्योंकि ऋग्वेद में भारतीयों की धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करने के लिए संतान की इच्छा को मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार से यानी जो विधवा स्त्रियां होती थी वो पुनर्विवाह कर सकती थी, ऐसा इस ऋग्वेदिक काल में प्रावधान था। अब बात करूं अगर मैं दहेज प्रथा की, तो दहेज की प्रथा सामान्यतः प्रचलित थी, किंतु कभी कभी वधू खरीदने के लिए वर को वधू के माता पिता को नगद मूल्य देना पड़ता था। ये बात नोट करने लायक है। तो इस प्रकार से ऐसे कई उल्लेख प्राप्त होते हैं कि कन्याएं बड़ी आयु तक अविवाहित ही रही और अपने पिता तथा भाइयों के पास ही रही। विवाह के बाद वधू घर जाती थी, यानी जब विवाह हो जाता था तो जो वधू होती थी वो अपने पति यानी वर जिसको कहते हैं उसके घर जाती थी, और वहाँ उसे बड़ा ही सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। यानी इससे पता चलता है कि जो स्त्री होती थी शादी के बाद उसको एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता था। उसे अपने पति के वृद्ध माता पिता तथा भाई बहनों पर अधिकार प्राप्त था। धार्मिक अनुष्ठानों के समय वह अपने पति की सहकारी होती थी, यानी जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें वो अपने पति की सहभागिनी हुआ करती थी। उसके साथ उतना ही उसका इम्पोर्टेंस होती थी जितना उसके पति की होती थी। दूसरी बात अगर मैं इसमें बताऊं आपको कि जो पत्नी हुआ करती थी उसकी जो उपस्थिति होती थी वो जरूरी होती थी जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, अर्थात उसकी उपस्थिति के बिना कोई भी रीति रिवाज पूर्ण नहीं समझा जाता था। वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे, अर्थात जो ऋग्वेदिक सभ्यता रही उसमें बाल विवाह का कोई स्थान नहीं था। वर चुनने में वधू के पिता की इच्छा मान्य थी, किंतु कन्या को भी इस विषय में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। अर्थात अगर कोई कन्या अपने वर को चुनना चाहती है तो उसकी स्वतंत्रता बरकरार रहती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिता की इच्छा चलती हो। दोस्तों, इस प्रकार से जो सामाजिक व्यवस्था थी ऋग्वेद की, उसमें स्त्री की क्या स्थिति थी उसको मैंने थोड़ा संक्षिप्त रूप में आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, अपनी अगली वीडियो में मैं कुछ और सामाजिक
व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। मुझसे जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।